Setting electric field intensity due to an electric dipole at any position of the dipole. Electric field intensity due to an electric dipole at any position of the dipole. ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, we have to find expression for electric field intensity due to an electric dipole at any position. तो मान लीजिए कि डाइपोल हमारा क्या बताइए, डाइपोल बी है, डाइपोल बी है हैविंग चार्ज -2 + 2, लेंथ 2l, ठीक है, लेंथ कितना है, l लेंथ लेफ्ट है, l लेंथ राइट, 2l. A point P is located at distance r at angle theta from the dipole. डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है बताओ, along the line joining the negative to positive charge. ये डाइपोल की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P. P की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ना, ठीक है. तो P की डायरेक्शन है, P से पोजीशन पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पर है, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, और कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर, r. इस पर आपको क्या करना है, फील्ड निकालना है ना. तो देखिए इस सिस्टम में दो चार्ज है, सिस्टम में क्या बताओ, दो चार्ज है. अगर किसी सिस्टम में n चार्ज होते हैं तो n चार्ज से फील्ड निकालते हैं और उसका वेक्टर सम कर लेते हैं. इस सिस्टम में दो चार्ज है तो दोनों चार्ज से फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर लेंगे, नेट फील्ड हमको मिल जाएगी, है ना, ठीक है. तो देखिए अब तो दो चार्ज से फील्ड कैसे निकलेगा, या हम ऐसा करते हैं कि डाइपोल को P, ये आपका P है, डाइपोल के दो पार्ट कर लेते हैं, ये आपका P है ना, P के दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, दो पार्ट कर देते हैं. एक जो है r के लंब कर ले रहे हैं पार्ट, एक r के परपेंडिकुलर कर रहे हैं. ये P है, P है हमारा, P का एक जो है r के डायरेक्शन पार्ट कर ले रहे हैं, एक r के परपेंडिकुलर कर ले रहे हैं, ठीक है. तो r के लंब पार्ट करिएगा तो क्या मिलेगा बताओ, r के लंब पार्ट करेंगे, r के लंब पार्ट करेंगे तो देखिए P जो है r के कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. P जो है r के कितना एंगल बना रहा है, थीटा. जब थीटा एंगल बना रहा है तो आप जानते हैं कि कोई वेक्टर अगर a है तो उसका थीटा डायरेक्शन में पार्ट क्या होता है, a cos थीटा. अगर कोई वेक्टर a है, अभी आपने देखा था कोई वेक्टर a है ना, तो वेक्टर a का थीटा डायरेक्शन में पार्ट क्या होता है, a cos थीटा होता है. क्या होता है, a cos थीटा. तो देखिए P है तो P का थीटा डायरेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, p cos थीटा. क्या हो जाएगा, p cos थीटा. इधर डायरेक्शन में जो पार्ट, इधर जो पार्ट हुआ आपका p cos थीटा हो गया, कितना हो गया, p cos थीटा, है ना. अब उसके बाद इससे जो 90 एंगल पर होगा वो p sin थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p sin थीटा. इससे 90 डिग्री ले लिए, इसके जब 90 डिग्री ले लिए तो क्या हो जाएगा, वो p sin थीटा, है ना. इधर जो पार्ट हुआ आपका p sin थीटा होगा. इस तरह से दो पार्ट हो गए, p sin थीटा, एक p cos थीटा ना, p sin थीटा. तो p sin थीटा जो है ये वर्टिकल पार्ट है, ये क्या बताओ, p परपेंडिकुलर. p sin थीटा क्या, p पैरेलल है, ये क्या है, p पैरेलल, p पैरेलल ना, p पैरेलल, ठीक है, ये आपका. तो देखिए पॉइंट P जो है वो क्या है बताओ, देखिए हमारे पास दो डाइपोल अब हो गए, हमारे पास दो डाइपोल हो गया, एक P पैरेलल और एक P परपेंडिकुलर, है ना. अब हमारे पास दो डाइपोल हो गए. अब जो है गिवन डाइपोल को भूल जाइए क्योंकि इसको हमने दो पार्ट तोड़ लिया ना, एक इधर एक इधर, ये लाइन ये दो एक था, इसको हमने दो पार्ट में कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया. अब इसको भूल जाते हैं. अब देखिए हमारे पास दो डाइपोल हो गया, एक तो P परपेंडिकुलर हो गया, P परपेंडिकुलर, और एक P पैरेलल हो गया ना. तो P पैरेलल, तो पॉइंट P जो है P पैरेलल के एक्सिस पर है. P पैरेलल क्या बताओ, एक्सिस पर. पॉइंट P is at the axis of P parallel and point P is at perpendicular bisector of P perpendicular ना. या कह लीजिए कि ये जो है ब्राडन पोजीशन में P जो है P परपेंडिकुलर के ब्राडन पोजीशन में है और P पैरेलल के इंडन पोजीशन में है. P पैरेलल के क्या है, इंडन पोजीशन में, क्योंकि P पैरेलल का नेगेटिव यहाँ होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना. तो देखिए ये नेगेटिव तो पॉजिटिव लाइन में है,
ये पॉइंट P जो है क्या बताओ नेगेटिव टू पॉजिटिव में है ना, तो इसलिए एंड ऑन पोजीशन हो गया। तो P इज एंड ऑन पोजीशन ऑफ P पहले, और P परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, ये नेगेटिव है इसका, और इधर पॉजिटिव होगा, कहीं इधर पॉजिटिव होगा, है ना। और P इज एट ब्रॉड पोजीशन, ठीक है बताओ इस डायपोल के ब्रॉड में है, ये डायपोल लीजिएगा ये वाला जो कि P परपेंडिकुलर है, इसके रिस्पेक्ट में P क्या है बताओ ब्रॉड पोजीशन में, और इसके रिस्पेक्ट में डायपोल, इसके रिस्पेक्ट में P कहां पर है इन डायपोल पोजीशन में, इसमें बताओ इन डायपोल पोजीशन ना, ठीक है। तो पॉइंट P इज इन डायपोल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू P पैरेलल डायपोल एंड इन ब्रॉड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू P परपेंडिकुलर डायपोल। अब हमारे पास दो डायपोल है, एक P परपेंडिकुलर है और एक P पैरेलल है। तो P परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में पॉइंट P हमारा क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है या इन ब्रॉड पोजीशन में, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, और P पैरेलल के रिस्पेक्ट में क्या है एक्सियल पोजीशन में है या इंडन पोजीशन में है ना। तो देखिए एक्सियल पोजीशन जो फील्ड होती है, फील्ड ऑफ रेडी डायपोल इन एक्सियल पोजीशन अभी निकाला था, क्या होता है बताओ एलॉन्ग एक्सिस होता है, एलॉन्ग एक्सिस है, तो क्या होगा E पैरेलल हो जाएगा, ये फील्ड क्या हो जाएगी E पैरेलल, और जो ब्रॉड पोजीशन की जो फील्ड होती है वो क्या होती है बताओ एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल मतलब जैसे P हमारा किधर है बताओ, P परपेंडिकुलर इधर है, P परपेंडिकुलर किधर बताओ इस डायरेक्शन में, तो जो P इससे जो फील्ड होगी हमारी इस डायरेक्शन में एंटी पैरेलल आप प्लीज इसके एंटी पैरेलल प्लीज दीजिए, इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, है ना, ये आपका एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया E परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों फील्ड क्या बताओ एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये दोनों फील्ड में है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो चलिए अब इससे फील्ड का लीजिए, तो हमारे पास अब दो फील्ड है, इस डायपोल से दो फील्ड है मिल रहे P पर, एक तो E पैरेलल मिल रहा है और एक क्या है E परपेंडिकुलर मिल रहा है। अब इसी का रिजल्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो if two vectors can be represented by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant is expressed by that angle which passes through the intersection of two vectors ना। हाँ, अगर दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दें तो उनका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, उस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से जाता है। तो देखिए ये E पैरेलल है, इस लाइन से रिप्रेजेंट है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, E परपेंडिकुलर इस लाइन से रिप्रेजेंट है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा माने उस डायगोनल से जो इसके इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P है, जिसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा P से जाएगा, यहां जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट फील्ड E हो गया, रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया E, है ना। अब E की वैल्यू निकाल लीजिए, E की वैल्यू क्या होगा बताओ, जैसे दो वेक्टर आपके पास A B परपेंडिकुलर वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है R स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना। तो एक चीज यहाँ लगा देते हैं कि E स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, E स्क्वायर इक्वल हो जाएगा E पैरेलल स्क्वायर ना और प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर, माने फील्ड टू E पैरेलल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब इसे वैल्यू लीजिए, तो E या E एक्सियल E इक्वेटोरियल कह लीजिए, तो E एक्सियल की वैल्यू क्या होती है बताइए, E एक्सियल की वैल्यू हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन क्या होता है 2p अपन r3 ये होता है ना, यहाँ पर 2p पैरेलल अपन r3 हो जाएगा, 2p पैरेलल अपन r3 हो जाएगा और होल स्क्वायर, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, है ना। अब ये परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी बताओ, इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमने डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड होती है एक्सियल पोजीशन की हाफ होती है, एक्सियल पोजीशन क्या होती है हाफ होती है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है P परपेंडिकुलर पहले, यहाँ पर P परपेंडिकुलर होगा अपॉन R2, ठीक है, होल स्क्वायर ये हो जाएगा ना। अब E की वैल्यू कितना हो जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगी, देखिए अब इसे वैल्यू रख देते हैं, इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 दोनों में है, दोनों टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए इसको क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लीजिएगा P स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4
अब ये क्या होगा 2p पैरेलल, 2p पैरेलल स्क्वायर, 2p पैरेलल स्क्वायर और प्लस p परपेंडिकुलर स्क्वायर, p परपेंडिकुलर है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/r³ होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब 2p पैरेलल की वैल्यू क्या बताओ, p पैरेलल की वैल्यू हमने निकाला p cos थीटा, p पैरेलल की वैल्यू क्या निकाला हमने, p cos थीटा ना। यहाँ पे देखिए p cos थीटा, p cos थीटा और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकाला हमने, p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमने निकाला है p sin थीटा। देखिए p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकाला हमने, p sin थीटा, ये ना, ये आपका p परपेंडिकुलर है, तो p परपेंडिकुलर वैल्यू जो है आपका p sin थीटा बराबर है, यहाँ p sin थीटा लिख दीजिए, p sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो e स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, e स्क्वायर स्क्वायर हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r³ होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। अब यहाँ से e स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, e स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r³ होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब से देखिए एक p तो sin के साथ ले लेते हैं और 3p अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3p स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, चार में से एक हटा दिया मैंने, ठीक है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपका थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा यहाँ से दो टर्म से गायब हो जाएगा, p स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर। यहाँ से e स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर स्क्वायर हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r³, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये हो गया 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, हाँ, तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये चीज आपको हट जाएगा ना, हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए p e स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको e स्क्वायर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, e स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/r³ होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब से p स्क्वायर बाहर ले लीजिए, p स्क्वायर क्या करिए बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो e स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r³ होल स्क्वायर इनटू p स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसका रूट ले लेते हैं, तो रूट में हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 1/r³ p इनटू रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक, इस टाइप से फिट हो गया, ये रूट हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट और p रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और अपॉन ये आपकी फील्ड हो गई, ठीक है, ये डायरेक्शन में फील्ड हो गया। अब इसके डायरेक्शन अच्छा है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट, अब इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो नेट फील्ड मेक्स एंगल अल्फा विद r के साथ कितना एंगल बनाना है, अल्फा बनाना है ना, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, tan अल्फा इक्वल हो जाएगा e परपेंडिकुलर अपॉन e पैरेलल ना, e परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, e परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने क्या निकाला बताओ, e परपेंडिकुलर ये वाला टर्म e परपेंडिकुलर है ना, ये वाला टर्म क्या है, e परपेंडिकुलर है, ये e पैरेलल है, तो ये वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, e परपेंडिकुलर आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट e परपेंडिकुलर अपॉन r³ है, e पैरेलल जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p पैरेलल अपॉन r³ है, ये चीज कैंसिल 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 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा p परपेंडिकुलर अपॉन 2p पैरेलल, तो p परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी p sin थीटा ना,
और इसके वैल्यू क्या होगी 2p cos थीटा 2p हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 tan थीटा हो जाएगा 1/2 tan। तो tan अपन का इसको